नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट को स्क्रैच से सीखेंगे। हम डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने टू डूज़ को ऐड कर सकते हैं एंड टिक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और अगर रिफ़्रेश करें तो हमारे पास टू डूज़ रहेंगे। ये गिटहब रेपो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसमें कंप्लीट कोड है। अगर आप कहीं स्टक होते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ रिएक्ट से। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे थिंकिंग इन रिएक्ट। फिर हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। उसके बाद हम JSX के बारे में जानेंगे। फिर हम रिएक्ट स्टेट के बारे में जानेंगे। फिर टू डूज़ का लॉजिक लगाएंगे। देन ब्रेक ऐप इनटू कंपोनेंट। फिर हम ऐप को अपने में को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम यूज इफेक्ट हुक के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं रिएक्ट के होम पेज पे। तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूज़र इंटरफेसेस। तो हमारे पास रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसमें हमें ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसको यूज़ करके हम फ्रंट एंड बेस्ड एप्लीकेशन ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक कोड दिया हुआ है जो ये रिएक्ट कोड है। तो हमें ये जो HTML की तरह लग रहा है, हम इसे JSX बोलते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे ऊपर लिखा है क्रिएट यूज़र इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स। रिएक्ट लेट्स यू बिल्ड यूज़र इंटरफेसेस आउट ऑफ इंडिविजुअल पीसेस कॉल्ड कंपोनेंट्स। क्रिएट योर ऑन रिएक्ट कंपोनेंट लाइक थंबनेल, लाइक बटन एंड वीडियो, देन कंबाइन दैम इनटू इंटायर स्क्रीन्स। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल HTML है, जैसे div टैग है, एंकर टैग है, S3 टैग है, और राइट साइड पे ये शो हो रहे हैं हमें अगर मैं S3 पे जाऊँ और इस पे जाऊँ। और मेरे पास ये थंबनेल है, ये एक कंपोनेंट है, और ये लाइक बटन भी एक कंपोनेंट है, और एक वीडियो भी एक कंपोनेंट है। तो हम रिएक्ट में डिफरेंट कंपोनेंट्स बना सकते हैं और इनको कंबाइन करके हम इंटायर स्क्रीन्स पेजेस बना सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है राइट कंपोनेंट्स विद कोड एंड मार्कअप। रिएक्ट कंपोनेंट्स आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस want to show some conditionally use an if statement displaying a list, try array map learning, react is learning programming। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बताया कि हम if statement भी यूज़ कर सकते हैं इसके कोड में, एंड हम मैप करके सारी वीडियोस को मैप कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट कोड में। इसके बाद लिखा है दिस मार्कअप सिंटैक्स इज कॉल्ड JSX। तो ये मार्कअप सिंटैक्स जो हमें दिख रहा है इसको हम JSX बोलते हैं। इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन पॉपुलराइज्ड बाय रिएक्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो पॉपुलराइज की है रिएक्ट ने। तो इसके बाद हमारे पास हम इसमें इंटरेक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। ऐड इंटरेक्टिविटी वेयर एवर यू नीड इट। रिएक्ट कंपोनेंट रिसीव डाटा एंड रिटर्न व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। You can pass them new data in response to an interaction, like when the user types into an input, Reacts will then update the screen to match the new data। तो हमारे पास इन्होंने ऑन चेंज किया हुआ है, यहाँ पे ऑन चेंज लगाया हुआ है प्रॉप। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नीचे डाटा आ रहा है। तो हम इंटरेक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थिंकिंग इन रिएक्ट। तो हमें थिंक कैसे करना है रिएक्ट में। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे इन्होंने मॉकअप दिया हुआ है, ये फाइनल आउटपुट होगा हमारा। तो इसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। फिल्टरेबल, प्रोडक्ट टेबल, सर्च बार, प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट कैटेगरी रो एंड प्रोडक्ट रो। तो इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो अब ये प्रोडक्ट रो हमने एक बार बना लिया कंपोनेंट, तो हम इसको यहाँ पे ईजिली यूज़ कर पाएंगे। और प्रोडक्ट कैटेगरी रो बना लिया तो इसको हम सेम इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी रो, तो प्रोडक्ट कैटेगरी रो बन गया हमारे पास कंपोनेंट, प्रोडक्ट रो कंपोनेंट बन गया। और इन कंपोनेंट्स को हम यूज़ करके अपनी कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं VS कोड में और बनानी शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप। इंस्टॉलेशन में चलते हैं, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला है प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स यूज़ करो क्योंकि वो फास्ट होते हैं। पहले हम क्रिएट रिएक्ट
क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते थे, सो दैट इज़ स्लो। तो अभी हम यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट जेएस रिमिक्स और गेट्सबी बोला हुआ है, हम करेंगे वीट यूज़। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कमांड है इसके लिए npm create वीट @latest। अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर खोल रखा है फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब हम टर्मिनल ओपन करेंगे, हमने कमांड को कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड एंटर। उसके बाद ये हमसे पूछता है प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम रख देते हैं नोट्स ऐप, एंटर करते हैं। और पैकेज नेम भी नोट्स ऐप। हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, वैनिला व्यू रिएक्ट, तो रिएक्ट यूज़ करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऐप बन चुके हैं नोट्स ऐप। तो यहाँ पे हमें करना है cd नोट्स ऐप, एंटर एंड npm i, ताकि हम सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर पाएँ। अब हमारे पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। एंड इसके बाद हम कमांड रन करेंगे npm run dev। सो ये कमांड हमने रन कर लिया। अब यहाँ पे हमारा वेबसाइट चल पड़ी है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये वेबसाइट चल रही है। अगर आपकी ये कमांड्स नहीं रन करती तो आपको उसके लिए नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन पे। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वीट config.js है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। package.js में हमारे पास जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो सारी यहाँ पे आएंगी। ये हमारे पास dev डिपेंडेंसीज है और ये डिपेंडेंसीज है। उसके बाद हमारे पास ये हमारा रहा index.html। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, एक div है, उसको id हमने रूट दे रखी है। और हमारी यहाँ पे स्क्रिप्ट में सोर्स है हमारा main.jsx, जो हमारा src फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो src फोल्डर में चलते हैं और मेन में देखते हैं। तो मेन में हमारे पास क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id रूट है। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने इंडेक्स और main.jsx को। तो यहाँ पे हम ये वाला ऐप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारी ये वेबसाइट पे ये सब शो हो रहा है। तो index.html और मेन को हमने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है और उसमें हम रेंडर कर रहे हैं ऐप कंपोनेंट को। अब ऐप कंपोनेंट में चलते हैं। तो ऐप कंपोनेंट में हमारे पास ये JSX दिया हुआ है और जो भी फंक्शन हमारे पास बड़े लेटर से स्टार्ट होता है और उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं ये HTML, जिसको हम JSX बोलते हैं, जो HTML की तरह लगती है। अगर ये रिटर्न कर रहे हैं हम तो वो एक कंपोनेंट है। तो ऐप हमारे पास कंपोनेंट है जिसे हम main.jsx में यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास ये पब्लिक फोल्डर में एक SVG है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, हमें नहीं चाहिए। एसेट्स में एसेट्स भी डिलीट कर देते हैं, app.css भी डिलीट कर देते हैं और app.jsx में सारा कोड हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप और इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे हाय और सेव करते हैं। तो हाय हमारे पास यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे index.css में ये सारा कुछ लगा हो इसलिए वो मिडिल में आ रहा है। अब हमारा हाय बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो अब मैं इस index.css को डिलीट कर देता हूँ और मेन में इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब मैंने अपने स्टाइल्स लिखे हुए हैं तो आपको वो गिटहब रेपो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम फाइल मिलाते हैं styles.css और यहाँ पे मैं अपना स्टाइल्स पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लासेस यूज़ की हुई हैं, जैसे हेडर क्लास, .btn, न्यू आइटम फॉर्म। तो ये सारी क्लासेस मैंने यूज़ की हुई हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेंगे अपनी CSS को, import./styles.css। सेव करते हैं। तो हमारे पास ये स्टाइल्स यहाँ पे लग चुके हैं। अब हम अपना फाइनल आउटपुट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना JSX लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ फाइनल आउटपुट ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, गो टू स्कूल
ऐड, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, गो टू स्कूल, कॉलेज, तो यहाँ पे ये सब आ रहा है। और टिक करेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक हो रहा है। तो अब हम ऐसा ही कुछ अपनी ये वाली वेबसाइट पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अब हम कोड पे चलते हैं और यहाँ पे रिटर्न में अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फॉर्म बनाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है, सेव करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। तो हम HTML में अगर हमें इसको क्लास देनी हो तो हम सिंपल लिखते थे क्लास इक्वल टू, और यहाँ इसके अंदर हम क्लास लिख देते थे। सो हमने यूज़ की CSS में न्यू आइटम फॉर्म, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ हमारे पास रिएक्ट में ये क्लास कीवर्ड है जिससे हम क्लासेस बना सकते हैं। तो हम क्लास नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है क्लास नेम। तो इसको फॉर्म को हमें क्लास देनी है तो उसके लिए हमें क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसे ही हम एक डिव बनाते हैं और इसको क्लास नेम देते हैं फॉर्म न्यू। तो हमने एक ये डिव बना दिया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये न्यू आइटम लिखना है, तो उसके लिए हम कर देते हैं लेबल, और अपने सिंपल HTML में हम लिखते हैं लेबल 4, बट यहाँ पे 4 नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा HTML4। सो HTML4 है ये आइटम के लिए। सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अब न्यू आइटम लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही अब हमें इनपुट चाहिए तो इनपुट आ जाएगा, इनपुट, और इनपुट में हम कर देंगे टाइप को टेक्स्ट एंड ID दे देंगे इसको आइटम। तो अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट भी आ गया है। अब इसके बाद हमें ये वाला ऐड बटन चाहिए, तो इस ऐड बटन को भी लगाते हैं यहाँ पे बटन, और क्लास नेम देते हैं इसे BTN, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। तो हमारे पास ये ऐड बटन भी आ गया है। अब यहाँ पे क्लास नेम आएगा फॉर्म रो। तो अब हमारे पास ये भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमें अपनी ये टू डू लिस्ट और ये आइटम शो करनी है। तो उसके लिए हम फॉर्म के बाहर चलते हैं और यहाँ पे लगाते हैं H1 टैग। H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे टू डू लिस्ट, और इसको हम क्लास दे देंगे क्लास नेम हेडर। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर आ गया है। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे एक टैग ये वाला फॉर्म रिटर्न करें और उसके बाहर ये H1 भी है हमारे पास। तो इसको हमें एक डिव में रैप करना पड़ेगा तो हमारा एरर ठीक हो जाएगा। तो डिव में हम रैप कर सकते हैं। तो यहाँ से इस डिव को हटाते हैं और हम यहाँ पे लगाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एरर हट गया है, क्योंकि हमें सब कुछ एक कंपोनेंट में ही रैप करना है। तो अभी हमने डिव में इसको रैप कर दिया तो ये सही आ रहा है। बट डिव को यूज़ करके हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिव आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो इसको हम कॉपी करते हैं और ये वाले डिव की जगह भी ले आते हैं। तो हम अब रिएक्ट फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट। तो अब हमारे पास ये सही से आ रहा है। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और रिएक्ट फ्रैगमेंट को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं एंगुलर ब्रेसिस, और नीचे जो क्लोजिंग एंगुलर ब्रेसिस है उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको क्लोज कर रहे हैं। तो हमारे पास रिएक्ट फ्रैगमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास टू डू लिस्ट भी आ गया। उसके बाद हमें लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, UL टैग, इसको हम क्लास नेम देते हैं लिस्ट। अब ऐसे ही LI टैग, LI के अंदर लेबल, लेबल में आ जाएगा
इनपुट टाइप दे देंगे हम इसको चेक बॉक्स, और इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे item 1 अभी के लिए। तो सेव करते हैं तो हमारे पास ये item 1 आ रही है। ऐसे ही हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और दूसरी वाली हो जाएगी हमारे पास item 2। अब हमें एक बटन भी चाहिए डिलीट वाला, ये जो बटन है ये भी हमें यहाँ पर चाहिए, तो वो भी लगा देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और बटन क्लास नेम देते हैं इसे btn डैश डेंजर, और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट। सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिलीट बटन भी आ रहा है। इसको ही कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ नीचे भी लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के पास डिलीट बटन आ रहा है। तो जो भी ये हमने क्लासेस यूज़ की हैं वो हमने styles.css में अभी कॉपी पेस्ट की थी, जो कि आपको गिटहब रेपो में मिल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये आइटम्स भी आ गए हैं और उनके आगे ये डिलीट बटन भी आ गया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन चुका है। तो अब हमें अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है। यूज स्टेट में हम इनिशियल स्टेट देते हैं और स्टेट हमारे पास वेरिएबल का नाम होता है, और सेट स्टेट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इसको हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सब कैसे होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लेते हैं यूज स्टेट। तो हमारे पास ये इंपोर्ट हो गया रिएक्ट से। तो यूज स्टेट के अंदर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल में एरे में 2 वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट होगी हमारी न्यू आइटम, रख लेते हैं इसका नाम, और सेकंड वन होगा हमारे पास फंक्शन जिससे हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो सेट न्यू आइटम इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो अभी हमारे पास ये सब कुछ सही से आ रहा है। तो हम अब जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली ऐसे लिखते थे न्यू आइटम इज इक्वल टू ABCD स्ट्रिंग। तो अब हम JSX में ऐसे नहीं कर सकते, तो हम स्टेट वेरिएबल को ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट न्यू आइटम और इसके अंदर हमें ये ABCD डालना पड़ेगा। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं, सेव करते हैं। बट हमारे पास ये नहीं आ रहा। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास आउटपुट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट अगर इसको मैं लगा दूं तो नहीं आ रही। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जब हमारा फंक्शन ऐप चल रहा है तो ये सब कुछ रेंडर कर रहा है और ये बोल रहा है कि सेट न्यू आइटम को ABCD वैल्यू दे दो। तो जब ये कॉल हो रहा है तो ये फिर से रेंडर करने को बोल रहा है, तो ये बार बार रेंडर हो रहा है, तो एक लूप में फंस गया है, तो बार बार ये सब कुछ रेंडर हो रहा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये इनपुट है इसके अंदर हम इसको वैल्यू दे देंगे न्यू आइटम। ये हमने वैल्यू दे दी न्यू आइटम। तो अगर हम अब इसके अंदर टाइप करें तो टाइप नहीं होगा क्योंकि हमने इसको वैल्यू सेट कर रखी है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये एम्प्टी ही रहेगा। हम टाइप करें तो नहीं होगा। तो हम ऑन चेंज इवेंट पे, सो यहाँ पे हम ऑन चेंज लगाएंगे। ऑन चेंज में हम इवेंट लेंगे और इसके अंदर हम अब सेट न्यू आइटम फंक्शन को यूज़ करेंगे। सेट न्यू आइटम में हम कर देंगे e.target.value। तो सेव करते हैं। तो अगर हम अब टाइप करेंगे कुछ भी तो ये टाइप हो रहा है। ये इसलिए टाइप हो रहा है क्योंकि पहले ये एम्प्टी स्ट्रिंग था, न्यू आइटम एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वैल्यू हमारे पास एम्प्टी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ तो हमारे पास वो वैल्यू स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। तो ये हमने वैल्यू स्टार्टिंग में लगा दी। अगर हम इसको अब कट करते हैं तो ये सेट न्यू आइटम को कॉल कर रहा है और इसमें ये वाली न्यू वैल्यू ऐड कर रहा है न्यू आइटम में। तो अब न्यू आइटम की वैल्यू ये हो गई है। तो हमने यूज स्टेट का यूज़ करके अपने इनपुट में न्यू आइटम की वैल्यू को सेट किया है इंटरेक्टिवली। तो अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो वाली वैल्यू मेरी सेट हो जाएगी न्यू आइटम वेरिएबल में। तो अगर अब अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिखें ABCD ऐड पे क्लिक करें तो हमारे पास अभी कुछ नहीं हो रहा। तो हम फॉर्म में लगाएंगे ऑन सबमिट और यहाँ पे हम रख देंगे हैंडल
सबमिट। अब यहाँ पे चलते हैं और फंक्शन बनाते हैं हैंडल सबमिट, फंक्शन हैंडल सबमिट, एंड इसके अंदर हम कर देंगे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे क्लिक करके ये पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। अब इसके बाद हम टू डूज़ को अपडेट करवाना चाहेंगे इस हैंडल सबमिट पे, तो हम फिर से यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टू डूज़ कॉमा सेट टू डूज़ इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे एम्प्टी एरे। तो अब अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा डाटा हो जो डाटा चेंज होने पे हमें फिर से अपना कंपोनेंट री रेंडर करवाना हो, तो हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट। जैसे हमने यहाँ पे न्यू आइटम स्टेट को यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू है, और ऑन चेंज पे सेट न्यू आइटम किया हुआ है, तो ये हमारे पास री रेंडर होके हमें यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। तो अगर कोई भी डाटा हमारा चेंज हो रहा है और हमें कंपोनेंट री रेंडर करवाने की ज़रूरत है, तो हम उसे ऐसे यूज़ करेंगे। अब हम टू डूज़ में वैल्यू डालते हैं, सो सेट टू डूज़, तो इसमें हम एरे लेते हैं और जो भी हमारे पास टू डूज़ वैल्यू है उसको लेते हैं। डूज़ के बाद में ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं टाइटल, और टाइटल में रख देते हैं अपना न्यू आइटम। सेव करते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं टू डूज़, तो ये कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। तो इंस्पेक्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कंसोल में चलते हैं, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ABCD, तो मेरे पास यहाँ पे एरे में ABCD लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर मैं इन्हीं टू डूज़ को फिर से करूँ, तो रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे ABCD लिखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ABCDs आनी चाहिए, क्योंकि हमने 2 बार सेट टू डूज़ किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब भी ये री रेंडर कर रहा है, सो सेट डूज टू डूज़ जो दूसरे वाला है, जो हमारे पास टू डू सेट है, वो एक एम्प्टी एरे है, तो ये हमेशा इसको एम्प्टी एरे ले रहा है और एम्प्टी एरे में एक वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो रही है, जबकि हमारे पास यहाँ पे हमने 2 बार लगाया, तो 2 वैल्यूज़ ऐड होनी चाहिए। बट ये वाला टू डूज़ जब भी हम री रेंडर कर रहे हैं, तो ये एम्प्टी आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू ऐड हो रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट टू डूज़ में सेट टू डूज़, इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम करवाएंगे करंट, यहाँ पे करंट टू डूज़, और इसके अंदर हम फंक्शन पास करवाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे जो भी हमें वैल्यूज़ रिटर्न करनी है। तो हम ये वाली वैल्यू को ले सकते हैं, सो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, और ये टू डूज़ की जगह हम ले लेंगे करंट टू डूज़। तो यहाँ पे करंट टू डूज़ आ जाएगा मेरे पास। सेव करते हैं। अब इसके बाद इसको हम कट करते हैं, और यहाँ पे अगर इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करूँ 2 टाइम और हम रिफ़्रेश करते हैं, अब हम अपना आउटपुट देखते हैं। तो ABCD मैंने लिखा और ऐड किया, तो मेरे पास अब यहाँ पे 2 ABCD ऐड हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले करंट टू डूज़ में हमने एक ABCD ऐड कर दिया अपने टू डूज़ में। उसके बाद ये करंट टू डूज़ यहाँ से रिटर्न जो हमारे पास हुए थे, तो हमारे पास रिटर्न हुआ था ABCD। उसके बाद इसने एक और ABCD यहाँ पे ऐड कर दिया करंट टू डूज़ को लेके। तो अब हमारे पास ये टू डूज़ सही से सेट हो रहे हैं, तो हमें एक बार ही चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं और एक कंसोल डॉट लॉग को भी हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टू डूज़ को यहाँ पे लिस्ट करवा दूँ, तो उसके लिए हम मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अपने टू डूज़ को रेंडर करने से पहले हम यहाँ पे टाइटल के साथ एक आईडी डाल देते हैं। आईडी ले लेंगे crypto डॉट रैंडम UUID, देन कॉमा, और हम इसके साथ एक और ले लेंगे completed, कि हमारा वो टू डू टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो इसको हम पहले फॉल्स वैल्यू दे देंगे। अब हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे मेरा li टैग है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो वो जावास्क्रिप्ट कोड की तरह
एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू डूज डॉट मैप, और मैप के अंदर टू डू। अब इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे अपने li टैग को रिटर्न, और इसी को कट पेस्ट कर लेते हैं। सो कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आइटम 1 की जगह हम कर लेंगे टू डू डॉट टाइटल, और यहाँ पे चेक्ड इक्वल टू डू डॉट जो हमने ऊपर कंप्लीटेड लगाया था, कंप्लीटेड, इसको रख देंगे। सेव करते हैं और इस li आइटम को हटा देते हैं, और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं टू डू 1, ऐड पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास टू डू 1 आ गया, और ऐसे ही टू डू 2 करते हैं तो ऐड पे क्लिक करते हैं तो टू डू 2 आ गया। बट अगर मैं अभी इंस्पेक्ट करूं और कंसोल में जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे पहला एरर आ रहा है यूनिक की प्रॉप का। तो मुझे यहाँ पे li टैग में एक की प्रॉप लगाना पड़ेगा, की, और की लगा देंगे हम टू डू डॉट id जो हमने ऊपर दी थी। तो हमें ये की लगानी पड़ती है क्योंकि अगर हमें कोई भी एडिट करना है, डिलीट करना है और मॉडिफाई करना है टू डू को, तो हमें उसकी की पता होनी चाहिए। तो इस की से वो की से रिएक्ट पता करेगा कि हमें किस टू डू को मॉडिफाई करना है, किसको डिलीट करना है। तो अभी मैं टू डू अगर 3 करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये टू डू नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये टू डू को सेव कर रहा है उसके बाद हम सेट न्यू आइटम को एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अब टू डू 4 करूँ और ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये एम्प्टी हो रहा है। और अभी मेरे पास यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करने पे अभी कुछ नहीं आ रहा, तो अभी उसको बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं और ऑन चेंज, एंड इसके अंदर हम फंक्शन पास करवा देंगे, और यहाँ पे हम टॉगल टू डू करवा देंगे, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे टू डू डॉट id। id की मदद से हम पता कर सकते हैं किस टू डू को चेक करना है, और इसके बाद हम पास करवा देंगे ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, कि वो चेक्ड है कि नहीं है। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं और यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन टॉगल टू डू, इसके अंदर id एंड कंप्लीटेड पास करवा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सेट टू डूज़, तो हम फंक्शन ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें करंट टू डू से चेक कराना है या अनचेक करवाना है। तो इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे करंट टू डूज़ डॉट मैप, और यहाँ पे टू डू। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा टू डू id मैच करता है हमारी id से, id इक्वल टू id, और इसके अंदर हम कर देंगे रिटर्न टू डू और कॉमा कंप्लीटेड। अब इसके अंदर अगर मैच नहीं करती तो हम रिटर्न कर दें सिमिलर टू डू को। सेव करते हैं, वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम चेक कर पा रहे हैं और अनचेक कर पा रहे हैं अपने टू डूज़ को। तो अब हम इस डिलीट बटन के लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन डिलीट टू डू, इसके अंदर हम id पास करवा देंगे, और इसके अंदर हम लिखते हैं सेट टू डूज़ करंट टू डूज़, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे करंट टू डू डॉट फिल्टर टू डू डॉट id इज़ नॉट इक्वल टू id। तो अगर id मैच नहीं करती तो उन टू डूज़ को हम रखेंगे, और जिसकी id मैच करती है उसको हम फ़िल्टर आउट कर देंगे। अब इसके बाद इस डिलीट टू डू फंक्शन को हम डिलीट बटन पे लगा देंगे। सो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे होगा ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे ये डिलीट टू डू फंक्शन को, और
इसके अंदर हम पास करवा देंगे टू डू डॉट ID को। सेव करते हैं और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट हो रहा है। तो हमारे पास ये बन चुका है। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी गलती होती है इसकी। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन को ऐसे ना करवाएं पास, सेव करते हैं, तो अगर हम अब कोई आइटम सेव करने की कोशिश करें तो वो सेव नहीं हो रही, क्योंकि ये डिलीट टू डू फंक्शन सीधे ही रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन को पास करवाना है, क्योंकि जब वो क्लिक हो तभी हमारे पास वो वाला फंक्शन चले। सो यहाँ पे टू डू 1 करते हैं, ऐड करते हैं, तो अब ये हमारे पास टू डू 2 आ रहा है। और अगर हम डिलीट पे प्रेस करें तो वो डिलीट हो रहा है। अब अगर मेरे पास कोई भी टू डू ना हो तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है नो टू डूज़, तो उसके लिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू डूज़ डॉट लेंथ। अगर ये 0 के इक्वल है तो एंड प्रिंट हो जाए नो टू डूज़। तो इसे हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नो टू डूज़ आ रहा है, बट अगर मैं जैसे ही मैं कोई टू डू लाता हूँ तो मेरे पास नो टू डू हट जा रहा है और यहाँ पे नया टू डू लिस्ट में आइटम आ गई है। तो अब हमने इतना कर लिया है। तो अब मैं इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा। तो हमारी जो लार्ज ऐप्स होती हैं वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती हैं। तो अभी ये स्मॉल ऐप है, बट तो भी हम इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे मेरा ये फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाला फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म, ये एक कंपोनेंट है। तो इसके लिए src फोल्डर में हम एक फाइल बनाते हैं, न्यू टू डू फॉर्म डॉट JSX। तो हमने ये बना ली है फाइल। इसके अंदर हम फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम न्यू टू डू फॉर्म, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं रिटर्न करेंगे, रिटर्न। तो रिटर्न में हम रिटर्न करेंगे ये वाले फॉर्म को, इसी को ही हम यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हैंडल सबमिट फंक्शन यूज़ हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये न्यू आइटम्स और सेट आइटम्स को भी कट पेस्ट करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा यूज स्टेट को, तो वो भी इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये भी हमने इंपोर्ट करवा लिया। सेव करते हैं। तो अभी ये सेट टू डूज़ हमारे पास यहाँ पे पड़े है यूज स्टेट, तो इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं और हमारा फॉर्म गायब हो चुका है। तो हम अब अपने कंपोनेंट से फॉर्म को लाते हैं, न्यू टू डू फॉर्म। तो हमारे पास फॉर्म आ गया है और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया न्यू टू डू फॉर्म फ्रॉम न्यू टू डू फॉर्म। तो इस फाइल से हमारे पास अब ये न्यू टू डू फॉर्म आ रहा है। तो हमने एक कंपोनेंट बना लिया अपना। तो अब मेरे पास टू डूज़ यहाँ पे पड़े हैं और सेट टू डूज़ यहाँ पे पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, टू डूज़ को सेट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन ऐड टू डू, और इसके अंदर पास करवा देंगे टाइटल। और हम जो यहाँ पे सेट कर रहे हैं टू डू को, इसको यहाँ से कट करते हैं और इस फंक्शन में हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे टाइटल में टाइटल को डाल देते हैं। अब मेरे पास ऐड टू डू फंक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे न्यू टू डू फंक्शन है। तो अब मुझे इस फंक्शन को यहाँ पास करवाना है, तो उसके लिए अब हम प्रॉप्स यूज़ करेंगे। तो प्रॉप अलो करता है हमें पास करने को, इन्फॉर्मेशन पास करता है वो डाउन टू कस्टम कंपोनेंट्स। तो हम इस फंक्शन को पास कर सकते हैं प्रॉप्स की मदद से इस न्यू टू डू फॉर्म में। तो अब वो देखते हैं वो कैसे करेंगे हम। तो हम प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास नेम यूज़ किया, क्लास नेम हेडर टाइप चेक चेक टू डू कंप्लीट, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड टू डू इज़ इक्वल टू, और इसमें पास करवा देते हैं ऐड टू डू फंक्शन।
तो मैं यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ABCD ऑन सबमिट, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अभी के लिए हम ऐड टू डू लिखते हैं, तो सेव करते हैं और न्यू टू डू फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉप्स। तो अब प्रॉप्स लिख दिया हमने और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ न्यू आइटम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो रिटर्न कर जाए। और अगर ना हो ऐसे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट ऐड टू डू और इसके अंदर न्यू आइटम। तो अब प्रॉप्स डॉट ऐड टू डू करेंगे तो हम इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से प्रॉप्स ऐड टू डू में न्यू आइटम पास कर रहा हूँ और यहाँ पे वो न्यू आइटम में सेव हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे अब लिखूँ टू डू 1 और ऐड करूँ तो मेरे पास ये ऐड हो रहा है। और हम प्रॉप्स को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टू डू, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड टू डू फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करके हमने लगाया है। तो यहाँ पे जो नेम होगा वो कम्प्लीटली सिमिलर होना चाहिए यहाँ वाले से। तो अब ये सेम है, तो अब हम ये सिंपली डायरेक्टली चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे करें टू डू 2 और ऐड पे क्लिक करें तो हमारे पास टू डू सेकंड भी ऐड हो रहा है। अब इसके बाद मुझे अपनी जे आइटम्स, टू डू लिस्ट की आइटम्स को मैं अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ, तो अब वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम अपने इस लिस्ट आइटम्स को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, टू डू लिस्ट डॉट JSX। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टू डू लिस्ट, और इसके अंदर हम रिटर्न करवाते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने ये क्लिक इवेंट्स को हटा देते हैं अभी के लिए। तो ये हमारे पास ऑन चेंज है और ये हमारे पास ऑन क्लिक है, इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं और app.jsx में चलते हैं और यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट को ले आते हैं, सेव करते हैं। तो हमारे पास अभी ये नहीं आ रहा क्योंकि हमें यहाँ पे टू डू टाइटल चाहिए। तो यहाँ पे हम पास करवा देते हैं टू डूज़ इक्वल टू डूज़, ये हमने यहाँ पे पास करवा दिए और यहाँ पे भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं इसको, टू डूज़, सेव करते हैं। तो हमारे पास आइटम्स आ गई हैं और अगर हम ऐड करें टू डू 1 तो हमारे पास ऐड हो रही है, बट हमारे पास ये डिलीट बटन और ये चेक बॉक्स काम नहीं कर रहा। अब मैं इन जो आइटम्स हैं मेरे पास LI आइटम्स, इनको भी अलग कंपोनेंट में डाल दूंगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बनाते हैं, टू डू आइटम डॉट JSX। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, टू डू फंक्शन टू डू आइटम, और इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे LI आइटम्स को। और यहाँ पे अंदर इसके पास करवा देते हैं हम ID कंप्लीटेड एंड लास्ट में हमारे पास टाइटल। तो इसको भी हम इसके अंदर पास करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे ID आएगा और यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा और इनके अंदर भी चेंज कर देंगे ID, यहाँ पे भी ID और यहाँ पे टाइटल। सेव करते हैं, टू डू लिस्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम करवा लेंगे इंपोर्ट टू डू आइटम को। तो वो हमारे पास आ गई है। अब इसमें हम सब कुछ पास करवा देंगे, ID पास करवा देंगे, वो हो गई टू डू डॉट ID। उसके बाद कंप्लीटेड पास करवा देंगे, टू डू डॉट कंप्लीटेड। उसके बाद हम पास करवा देंगे टाइटल, तो टाइटल इक्वल टू डू डॉट टाइटल। अब हमें इसे की भी देनी पड़ेगी क्योंकि हम रेंडर करवा रहे हैं इसको, तो की भी हम दे देंगे टू डू डॉट ID। तो अभी हमारे पास हो चुका है। तो अब हम इसको LI को हटाते हैं और सेव करते हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखें टू डू 2 और ऐड करते हैं तो ये हमारे पास पहले की तरह ही
काम कर रहा है। और हमारे पास अब आइटम्स के लिए अलग कंपोनेंट बन चुका है। तो अब मेरे पास मैं आईडी ऐसे पास कर रहा हूँ अलग अलग से। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ पे आईडी से मैं आईडी पास कर रहा हूँ, कंप्लीटेड से कंप्लीटेड। तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, डॉट 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 टू डू। तो ये सेम काम करेगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टू डू 3 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास सिमिलरली काम कर रही है। तो अब हमारे पास डिलीट और ये चेक बॉक्स के लिए रह गया काम। तो इसको हम अनकमेंट करते हैं और इसको भी अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं टॉगल टू डू एंड डिलीट टू डू। तो हमने यहाँ पे इनको पास कर दिया है। अब टू डू लिस्ट में भी यहाँ पे भी हमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी टॉगल टू डू इज इक्वल टू टॉगल टू डू एंड डिलीट टू डू इज इक्वल टू डिलीट टू डू। सेव करते हैं और यहाँ पे भी हम ले आते हैं टॉगल टू डू एंड डिलीट टू डू। अब यहाँ पे हमारे पास ऐप में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिलीट टू डू और ये टॉगल टू डू है। तो यहाँ पे भी पास कर देते हैं टॉगल टू डू इज इक्वल टू टॉगल टू डू हमने पास कर दिया एंड डिलीट टू डू को डिलीट टू डू में पास कर दिया। तो अब हम यहाँ पे न्यू आइटम में चलते हैं और टू डू 1 बनाते हैं, टू डू 2 बनाते हैं, ऐड करते हैं और हमारे पास ये भी अब काम कर रहा है और हमारा डिलीट भी काम कर रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो अभी मेरे पास अगर मैं यहाँ पे टू डू आइटम्स ऐड करता हूँ, टू डू टू ऐड, और यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ, अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी टू डूज़ आइटम्स चली जा रही हैं। तो अब उनको परसिस्ट करने के लिए हम उनको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे। तो उसको हम एक हुक यूज़ करके लोकल स्टोरेज में यूज़ करवाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट एक रिएक्ट हुक है। तो इसके बारे में इस वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छे से है। तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफ़ेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यूज़ इफ़ेक्ट जो हमारे पास है वो रिटर्न नहीं करता कुछ भी, बट ये एक फंक्शन लेता है एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अगर हम यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी पास ना करवाएं तो हमारे पास ये एवरी रेंडर पे चलेगा। और अगर हम एन एम्प्टी एरे पास करवाएं तो ये फर्स्ट रेंडर पे चलेगा, सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे। एंड अगर हम प्रॉप्स पास करवाएं इसके अंदर तो रन्स ऑन द फर्स्ट रेंडर एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंज। तो अगर कोई डिपेंडेंसी वैल्यू चेंज होती है तब वो रन करेगा। तो इसको यूज़ करके हम यहाँ पे बनाते हैं अपना यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट और इसके अंदर हम पास करवाते हैं फंक्शन को। तो अभी ये हर टाइम रन करेगा। तो हमें तब रन करवाना है जब हमारे टू डूज़ चेंज हो। तो यहाँ पे टू डूज़ पास करवा देते हैं। तो अब ये तब रन होगा जब हमारे प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो जब भी टू डूज़ की वैल्यू चेंज होगी तब ये रन करेगा। अब इसके अंदर मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दूंगा। इसके अंदर हम आइटम्स कर देते हैं और आइटम्स में हम भेज देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और हमारे टू डूज़ को सेव करते हैं। तो अब ये तब रन करेगा जब जब हमारे टू डूज़ चेंज होंगे, या डिलीट होगा या ऐड होगा। तो अब हम यहाँ से इसको स्टोर तो करवा रहे हैं बट हमें इनको गेट भी करना पड़ेगा। तो गेट के लिए यूज स्टेट में चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम लेंगे कॉन्स्ट लोकल वैल्यूज़ इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड आइटम्स को हम गेट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम चेक करेंगे इफ़ लोकल वैल्यूज़ इक्वल टू नल तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे जेसन डॉट पार्स और यहाँ पे लोकल वैल्यूज़ को। तो सेव करते हैं। तो हमने यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करके लोकल स्टोरेज में अपनी आइटम्स को स्टोर करवा लिया और जब भी टू डूज़ रिफ़्रेश करेंगे तो ये यूज़ इफ़ेक्ट चल पड़ेगा। अपनी ऐप पे चलते हैं और यहाँ पे टू डू 1 करते हैं और कुछ भी लिखते हैं और ऐड करते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे इसको टिक करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो अब मेरे पास ये परसिस्ट कर रहा है, और अगर मैं पहले वाले को डिलीट कर दूँ और रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास ये भी रह रहा है। तो अब मेरी ये ऐप कंप्लीट हो गई है 2 2 3, तो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर रिफ़्रेश करूँ तो भी नहीं जा रहा, तो अब भी नहीं जा रहा। तो हमारी ये ऐप कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में हमने रिएक्ट जेएस सीखा और यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट का यूज़ करना सीखा, कंपोनेंट्स बनाए हमने बहुत सारे, और हमने ये अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली है। इसका आपको फुल कोड इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यहाँ पे और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। ये हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है नेक्स्ट.js को यूज़ करके, और हमारे पास और भी प्लेलिस्ट हैं। हमने रिएक्ट मटेरियल यूआई पे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है बिगनर्स के लिए, टेलविंड सीएसएस का ट्यूटोरियल है, एंड नेक्स्ट.js फुल स्टैक कोर्स है हिंदी में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।